हेलो, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का द मैजिक क्लास पर। साथियों, अपने स्टडी जीके की स्पेशल एपिसोड की क्लासें हैं वो चल रही है। आज की क्लास अपनी चौथी क्लास है और कोई भी कंपटीशन जाए, चाहे स्टेट लेवल का हो चाहे सेंट्रल लेवल का हो, एसएससी की, रेलवे, दिल्ली पुलिस, उसके अंदर स्टैटिक जीके, इंडिया जीके कहीं भी अगर पूछा जाता है, पॉलिटी, तो सभी प्रकार के जो है आराम से उनके क्वेश्चन आते हैं। अपने स्टैटिक जीके की जो क्लास है वो हमेशा टॉपिक वाइज ही होती है। क्या होती है? एक तो सबसे अच्छी बात यह है कि टॉपिक वाइज स्टैटिक क्लास होती है। आज की अपनी क्लास होगी, मैं आपको बता देता हूँ, सौर मंडल की। आज की जो क्लास है इस पर चर्चा करेंगे सौर मंडल के बारे में। सौर मंडल के बारे में बात करेंगे बाद में ग्रह की, ठीक है, और उपग्रह की। उपग्रह, ग्रह और सौर मंडल, इनकी चर्चा करेंगे। आज के जो आपने डेली है 20 क्वेश्चन चलता है, 20 क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। इसके साथ ही मैं आपको आज कोशिश करूंगा कि सौर मंडल और ग्रह, इससे संबंधित जो भी कोई भी अगर क्वेश्चन आए तो उसको मैं आज पूरा आपके पूरे के पूरे करवा दूंगा। थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, क्लास को पूरी देखना और आराम से सुनते रहना। जो भी मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ वो भी आप लिखते रहना, क्योंकि इन 20 क्वेश्चनों के अंदर टॉपिक को पूरा नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट जो भी होगा एग्ज़ाम में आने लायक वो मैं आपको सब बताऊँगा। तो आप प्लीज़ क्लास को ध्यान से और पूरी देखिए। क्लास अच्छी लगे तो कमेंट में आप ज़रूर बताना। वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और आप सभी दोस्तों के एक बार शेयर कर लेना। जो भी मैं आपके क्वेश्चन पूछता हूँ कमेंट के अंदर जवाब आप मुझे ज़रूर दीजिए। चलो आज की क्लास अपनी शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्का तथा अन्य आकाश पिंडों के समूह को क्या कहते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सौरमंडल। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले जितने भी ग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड और अन्य आकाशीय पिंड है उनको हमेशा सौरमंडल कहते हैं। अगर बात करते हैं कि सबसे पहले अगर भूगोल की बात करते हैं तो उसकी शुरुआत होती है ब्रह्मांड से। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे होती है? सबसे आपने पढ़ा है कि महाविस्फोटक जो सिद्धांत है उसके अनुसार कहते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति सबसे अच्छा सिद्धांत है, इनको माना गया है और सबसे सटीक है वो इनको, यानी बिग बैंग थ्योरी के अनुसार होता है। अभी अगर थोड़ी ब्रह्मांड की बात कर लेते हैं तो ब्रह्मांड का जो व्यास होता है वो कितना होता है? तो 10⁸ है, वो प्रकाश वर्ष होता है, लाइट ईयर होता है। अगर ब्रह्मांड की बात करें तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के काफ़ी कारण हैं, अलग अलग सिद्धांत दिए हैं। सबसे अच्छा सिद्धांत है, मैंने आपको कहा था, बिग बैंग थ्योरी, महाविस्फोटक का सिद्धांत है वो दिया गया है। उसके बाद में दोलन सिद्धांत है, स्पीति सिद्धांत है, लेकिन महाविस्फोटक सिद्धांत है वो सबसे 100% और उसको माना गया है कि इस महाविस्फोटक सिद्धांत के अनुसार ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, तो ये बात होगी। उसके बाद में अगर बात करते हैं कि ब्रह्मांड का जो व्यास है उसके बारे में कहा गया 10, इसका व्यास है वो 10⁸ लाइट ईयर है। अभी मैं क्यों बता रहा हूँ ये आप आगे देखो। ब्रह्मांड है उसके अंदर लगभग 100 अरब मंदाकिनी है। क्या है? 100 अरब मंदाकिनी है और प्रत्येक मंदाकिनी के अंदर 100 अरब तारे हैं। क्या है? 100 अरब तारे हैं। समझ में आया? तो मंदाकिनी क्या है? मंदाकिनी है कि अपने मंदाकिनी एक तारों का समूह है। क्या है? तारों का समूह है। तारों की उत्पत्ति है वो मंदाकिनी के अंदर होती है। अभी ब्रह्मांड के अंदर अगर टोटल 100 अरब मंदाकिनी है, प्रत्येक मंदाकिनी के अंदर 100 अरब तारे हैं। मंदाकिनी क्या है? तारों का एक समूह है, मंदाकिनी है। अब उसके बाद में आगे और बात करते हैं कि सौरमंडल, तो ये तो अपना राइट आंसर सौरमंडल हो गया। मंदाकिनी क्या है? आपको अगर पूछ लिया जाए तो तारों का समूह है। क्या है? तारों का समूह है। ब्रह्मांड, भूगोल की अगर जियोग्राफी की स्टार्टिंग करते हैं तो वो ब्रह्मांड से होते हैं। सबसे पहले ब्रह्मांड के बारे में बताते हैं, फिर ब्रह्मांड से यह होता है कि क्या कुछ है, जो भी द्रव्य पदार्थ है, जितने भी जीव जंतु, सब ब्रह्मांड की उत्पत्ति। तो ये जियोग्राफी का स्टार्टिंग हो। तारों का समूह है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ब्रह्मांड के अंदर क्या है कि 100 अरब मंदाकिनियाँ हैं और प्रत्येक मंदाकिनी के अंदर 100 अरब तारे हैं। तो तारों का समूह मंदाकिनी हो गया। सौर मंडल जो चक्कर लगाते हैं अपना सौर मंडल हो गया। उसके बाद में बात करते हैं आकाश गंगा की। आकाश गंगा क्या है? पृथ्वी की भी अपनी एक मंदाकिनी होती है। ठीक है, जैसे ब्रह्मांड के अंदर मंदाकिनी है तो मंदाकिनी के अलग अलग तारे। अब पृथ्वी की एक अलग मंदाकिनी होती है अपनी। ठीक है, अपनी पृथ्वी की जैसे मंदाकिनी है और उस मंदाकिनी को अपन क्या कहेंगे? आकाश गंगा
या कहेंगे दुग्ध मेखला। क्या कहेंगे? आकाश गंगा या दुग्ध मेखला कहेंगे इसको। किसको कहेंगे? पृथ्वी की एक मंदाकिनी है, उस पृथ्वी की मकान मंदाकिनी को आकाश गंगा या दुग्ध मेखला कहा जाता है। अगर आपको पूछ लिया जाए कि आकाश की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी क्या है, उसका नाम, तो आपको बताना है देवयानी। क्या बताना है? आपको पूछ लिया जाए कि आकाश गंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी क्या है, तो वह देवयानी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एड्रोमेडा। क्या कहते हैं? एड्रोमेडा इसे कहा जाता है। और ये क्या है? पृथ्वी की एक मंदाकिनी है अपनी, उसको पृथ्वी की मंदाकिनी को आकाश गंगा या दुग्ध मेखला कहा जाता है। तो ये आपको सभी को समझ में आ गया। सौरमंडल के बारे में मैंने आपको बता दिया है, और उसके बाद में मंदाकिनी, आकाश गंगा के बारे में बता दिया, ब्रह्मांड के बारे में बता दिया। इसका राइट आंसर अपना सी हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। मैं आपको लगभग क्लास आज बड़ी होगी, इसके साथ मैं आपको जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट हो गए वो मैं आपको बता जाऊँगा, ताकि आपका यह टॉपिक पूरा क्लियर हो जाए। निम्न में से सौरमंडल का प्रधान कौन होता है? यानी कि सौरमंडल की बात करते हैं, सौरमंडल का जो सबसे पहले है किसके बारे में बात करते हैं? सौरमंडल के बारे में बात करते हैं। फिर सौरमंडल के अंदर क्या क्या आता है? तो सौरमंडल का नाम बात की थी, ग्रह आते हैं, उसके बाद में उपग्रह आते हैं, उसके बाद में क्या आता है? क्षुद्र भी आता है। ठीक है, तो सौरमंडल का सबसे प्रधान क्या है? तो सबसे प्रधान होता है सूर्य। क्या होता है? सूर्य। सूर्य सौरमंडल का मुख्य भाग होता है। वैसे अगर कहे तो सूर्य भी एक क्या है? तारा है। सूर्य क्या है? सूर्य भी एक तारा है। सूर्य का प्रकाश अधिक होने के कारण, ठीक है, तो ये इसका तापमान है या इसका जो ऊर्जा का जो केंद्र है वो हमेशा क्या होता है? सूर्य होता है। ग्रह जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। नीहारिका क्या होती है? इसके बारे में बता दा। नीहारिका है जो तारों को जन्म देता है। नीहारिका से क्या होता है? तारों का जन्म। तारों को जन्म कौन देती है? नीहारिका कहते हैं। यह भी ब्रह्मांडीय एक ब्रह्मांड के अंदर, अगर आप इसे कह सकते हो, ब्रह्मांडीय नर्सरी है, जिससे तारों का जन्म है इससे होता है। अगर आप बात करोगे तो इसमें क्या होता है? नीहारिका के अंदर मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। धूल और बादल, बादल के अंदर धूल है, गैस है, इनका जो बादल बना हुआ होता है, ठीक है, तो उनके अंदर इन तारों का जन्म होता है। सूर्य, इनकी आगे चर्चा करते रहेंगे। इसका होता है सौरमंडल का प्रधान की अगर बात करें आपको, सूर्य है। और सूर्य का जो ऊर्जा का जो केंद्र है या प्रकाश का केंद्र है वो सभी क्या है? सूर्य के पास में है। ये भी एक तारा ही है। अब बात करते हैं रिलेटेड सूर्य से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन। अगला, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन की मात्रा कितनी होती है? बात कर लेते हैं सूर्य के अंदर। सूर्य एक कहते हैं कि गैसीय गोला है। ये भी आप कह सकते हैं सूर्य क्या है? एक है गैसीय गोला है। अभी सूरज के अंदर कौन कौन सी गैस होती है? सबसे पहले बात कर लेते हैं, हाइड्रोजन होती है, उसके बाद में हीलियम होती है, और उसके बाद में छोटी मोटी अदर गैसें और भी होती है। हाइड्रोजन की अगर बात करते हैं तो सबसे अधिक हाइड्रोजन होती है। कितनी होती है? 71% है वो हाइड्रोजन होती है सूर्य के अंदर। उसके बाद में अगर बात कर ले हीलियम की, तो 26.5% क्या होती है? हीलियम गैस होती है। और उसके बाद में 2.5% है अदर गैसें होती है। ठीक है, तो इसका अपना जो राइट आंसर है ना, वो तो हो जाएगा क्या? बी हो जाएगा। यानी हाइड्रोजन कितनी है आपकी? तो हाइड्रोजन तो है 71%। और हीलियम कितनी है? तो हीलियम है 26.5%। और अन्य है 2.5% है, वो अन्य अदर गैसें होती है। ये भी आपको साथ में याद रखना है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को क्या कहते हैं? सौरमंडल में अगर ब्रह्मांड बात करते हैं तो एक सूर्य ग्रहण होता है और एक होता है आपका चंद्र ग्रहण। ठीक है, आपको पता है। अब सूर्य ग्रहण कब होता है ये देख लो। सूर्य ग्रहण आपका कब होगा? जब सूर्य, उसके बाद में पृथ्वी, और उसके बाद में चंद्रमा, इनकी अगर बात करें, सॉरी एक मिनट मैं आपको सही लिखा देता हूँ यहाँ पर। जब बात करते हैं सूर्य ग्रहण की, सूर्य ग्रहण आपका कब होगा कि सूर्य यहाँ पर होगा। उसके बाद में अगर आप बात करोगे तो हो जाएगा आपका चंद्रमा, और उसके बाद में अगर आप बात करोगे तो आपकी हो जाएगी ये पृथ्वी। अभी देखो, सूर्य से जो आने वाली रोशनी है ये इस चंद्रमा पर पड़ेगी। अब चंद्रमा क्या करेगा? इस सूर्य की जो प्रकाश रोशनी है इस पृथ्वी पर नहीं आने देगा। अगर पृथ्वी पर नहीं आने देगा
तो पृथ्वी पर अंधेरा रहेगा, और अंधेरा रहेगा तो उसको क्या कहेंगे, सूर्य ग्रहण कहेंगे। यानी कि सूर्य, सन और बीच में आ जाएगा मून और यहाँ अर्थ, यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होगा। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को क्या कहेंगे, सूर्य किरण कहेंगे। क्या कहेंगे, सूर्य किरण कहेंगे। उसके बाद में सूर्य किरण, ये क्या, जो सूर्य का जो है बाहरी भाग होता है, सूर्य किरण मतलब सूर्य का बाहरी भाग होता है, जो क्या होता है सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है। इसका अन्य नाम सूर्य मुकुट भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, यानी सूरज का मुकुट हो गया जो दिख रहा है, सूर्य का मुकुट हो गया। तो सूर्य ग्रहण आपका कब होगा, आपको ध्यान रख लेना, सन और इसके बाद में मून आ जाएगा और ये होगा अर्थ। यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण आपका हो जाता है, और उस समय दिखाई देने वाले भाग को सूर्य किरण या सूर्य मुकुट भी कहते हैं। यह सूर्य की बाहरी परत होती है। उसके बाद में बात कर लेते हैं, थोड़ा और एक्स्ट्रा बता देता हूँ, चंद्र ग्रहण कब होता है ये भी ध्यान रख लो। चंद्र ग्रहण कब होगा, ये देखो कि सूर्य और बीच में आ जाएगी आपकी पृथ्वी और यहाँ आ जाएगा आपका चंद्रमा, यानी कि सन, उसके बाद में अर्थ और उसके बाद में मून। यानी कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाएगी। अब सूर्य से पड़ने वाली रोशनी है वो सीधी पृथ्वी पर आएगी और इस समय अपना क्या हो जाएगा, चंद्रमा। चंद्र ग्रहण कब होता है, तो ये हमेशा पूर्णिमा को होता है, और सूर्य ग्रहण कब होता है, ये हमेशा अमावस्या को वो होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। एक्स्ट्रा मैंने आपको जो भी बताया है इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण कब होता है, जब सन और मून के बीच में क्या आ जाता है, अर्थ आ जाता है। और सूर्य ग्रहण आपका कब होगा, जब सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है, ये उल्टा होता है। चलो, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यानी सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, 8 मिनट और 16 सेकंड, या लगभग आप कभी पेपर में ये भी आ सकता है 8 मिनट और 17 सेकंड, क्योंकि ये 0.5 से ऊपर है तो इसलिए ये भी आ सकता है 8 मिनट 17 सेकंड या 16, एग्जैक्टली है वो 16 मिनट और 16.6, 8 मिनट 16.6 सेकंड होता है, लेकिन ये भी आ जाए तो भी आपका सही होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। सूर्य का सूर्य का तापमान लगभग कितना होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सूर्य की बात करें, क्योंकि ये सूर्य का जो ऊर्जा का केंद्र ये होता है, तो सबसे अधिक तापमान इसका भी होगा। तो राइट आंसर वैसे आपको पता ही है, 6000 डिग्री सेल्सियस इसका क्या होता है, सूर्य का वो तापमान होता है। सूर्य की बात कर ले तो ये लगभग जो मंदाकिनी की जो अपनी दुग्ध मेखला या आकाश गंगा है उससे लगभग कितना दूर है, तो ये 30,000 प्रकाश वर्ष दूर है। कितना है, 30,000 है, लाइट ईयर है, ये दूर है। सूर्य जो होता है, ये मैं आपको थोड़ा और इसके डिटेल में बता देता हूँ कि ये जो अपनी दुग्ध मेखला जो मंदाकिनी है उसके चारों ओर चक्कर लगाता है, और 250 किलोमीटर प्रति ये वो सेकंड की गति से सूर्य होता है वो चक्कर लगाता है। ठीक है, तो ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है। इसके अंदर जो गैसीय समीकरण है, जो मिश्रण है, वो भी आपको साथ में ध्यान रखना है। और इसका जो तापमान है ये लगभग कितना होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस है इसका तापमान होता है। उसके अलावा इसमें एक और पूछ लिया जाता है कि सूर्य के अंदर जो तापमान की है, जो तापमान जो बनता है या सूर्य ऊर्जा का केंद्र ऊर्जा बनती है, तो वो किस कारण से बनती है। तो वो आपको एक लिख लेना यहाँ पर, नाभिकीय संलयन। कौन सी अभिक्रिया है सूर्य के जो तापमान बनने की, तो आपको लिखना है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया से सूर्य के अंदर क्या होता है, तापमान जो ऊर्जा है वो बनती है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि सूर्य के केंद्र पर कौन सी अभिक्रिया है जिससे सूर्य ऊर्जा स्रोत, सूर्य के अंदर ऊर्जा बनती है या ऊर्जा का स्रोत है, तो आपको कहना है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के द्वारा इसके अंदर है सूर्य के अंदर ऊर्जा बनती है। ठीक है, तो ये भी आपको साथ में फैक्ट याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अभी सूर्य की बात होगी, जो भी आगे और कुछ होगा बताएंगे। अभी शुरू करते हैं ग्रहों से। निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है। क्या है, सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का जो अपना राइट आंसर है वो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा अपना बी, यानी क्या हो जाएगा, बुध ग्रह। बुध ग्रह क्या होता है, सूर्य के सबसे नज़दीक होता है। अभी अगर बात करें कि सबसे पहले क्या आता है, यहाँ पर बुध आता है। बुध की अगर बात करें तो शुक्र आता है। शुक्र के बाद में अगर बात करते हैं तो यहाँ पृथ्वी आता है। पृथ्वी के बाद में अगर बात करें तो यहाँ मंगल आता है।
मंगल के बाद में अगर बात करें तो यहाँ बृहस्पति आता है, बृहस्पति के बाद में बात करें तो यहाँ शनि आता है, और शनि के बाद में अगर बात करें तो अरुण आता है, और अरुण के बाद में अगर बात करें तो क्या आता है, वरुण आता है। यानी हमारे सौर मंडल के अंदर टोटल कितने ग्रह होते हैं, 8 ग्रह। पहले 9 ग्रह थे, ठीक है, लेकिन अभी वर्तमान में कितने, 8 ग्रह होते हैं। तो पृथ्वी के सूर्य यहाँ है आप मान लो, ठीक है, और सूर्य के सबसे पहले नज़दीक ग्रह वो बुध होगा। और अगर सबसे दूर पूछा जाए तो वरुण है, सबसे दूर होगा। अभी आगे और रिलेटेड करेंगे, क्या है, बुध है वो सबसे नज़दीकी ग्रह, और दूर है वो सबसे, वरुण है वो सबसे दूर ग्रह। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इसका राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। निम्न में से किस ग्रह के कोई उपग्रह नहीं है। क्या पूछा गया है, किस ग्रह के कोई उपग्रह नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, बोथ हो जाएगा। यानी कि बुध और शुक्र ये ऐसे ग्रह हैं कि इनके कोई उपग्रह नहीं है। ये आपको दोनों ही ध्यान रखना है। यहाँ डी ऑप्शन है, आप सभी लिख लेना। क्या कर, डी ऑप्शन है सभी, यानी सॉरी ए और बी, डी के अंदर है ए और बी। बुध और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जिनके क्या है, कोई उपग्रह नहीं है। तो ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है। इसका राइट आंसर आपका वो डी लिख लेना, इसके अंदर टाइपिंग में मिस हो गया है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। निम्न में से कौन सा ग्रह सबसे चमकीला है। क्या पूछा है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का अपना जो राइट आंसर होगा ना, वो होगा सी, यानी कि शुक्र ग्रह। क्या हो जाएगा, शुक्र ग्रह। अब शुक्र ग्रह से संबंधित बहुत कुछ बातें हैं, मैं आपको बताता। शुक्र है, इसको पृथ्वी का निकटतम भी कहते हैं। शुक्र ग्रह क्या है, पृथ्वी का निकटतम कहते हैं। इसको पृथ्वी की है वो जुड़ा बहन भी कहा जाता है। उसके बाद में यह पृथ्वी के निकट है, और सूर्य से यह सूर्य का अगर देखा जाए तो सबसे छोटा ये ग्रह। इसके बाद में दूसरा बड़ा ग्रह सूर्य से है, बुध से यह ग्रह क्या है, बड़ा है, ठीक है। तो सबसे छोटा ग्रह आपका बुध होगा, उससे बड़ा है ये शुक्र हो जाएगा। पृथ्वी के ये सबसे निकटतम है, इसलिए इसको पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। सबसे चमकीला ग्रह है वो भी बुध को वो कहा जाता है। उसके बाद में अगर बात करें तो बुध को सांझ का भी तारा भी कहते हैं। बुध को क्या कहते हैं, सांझ का तारा कहते हैं। बुध को भोर का तारा भी कहा जाता है, ठीक है। ये भी बुध को कहा जाता है, सॉरी शुक्र को कहा जाता है सांझ का तारा, और भोर का तारा ये भी कहा जाता है। इसके कोई उपग्रह नहीं है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अभी इसे आगे एक और क्वेश्चन अच्छा बनेगा, उसकी आगे चर्चा करेंगे। वर्तमान में ये आपका चमकीला तारा शुक्र है, पृथ्वी के निकट है, और पृथ्वी के निकट होने के कारण इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं, सांझ का तारा भी कहते हैं, भोर का तारा भी कहते हैं। ये सभी शुक्र से रिलेटेड है, आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। आकार की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। यहाँ पूछा है दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का जो अपना राइट आंसर होगा वो तो हो जाएगा, राइट आंसर आपका क्या होगा, शनि होगा। क्या हो जाएगा, शनि। यानी कि सेकंड सबसे है वो बड़ा ग्रह है वो कौन सा है, शनि है। अगर पूछ लिया कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है सौरमंडल का, तो सबसे बड़ा ग्रह है वो है आपका बृहस्पति। क्या है, बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। उसके बाद में अगर बात कर लेते हैं, ये जो बृहस्पति की अगर आप बात करोगे तो पृथ्वी के अंदर आंतरिक ग्रह होते हैं और बाहरी ग्रह होते हैं। तो ये बाहरी ग्रह की श्रेणी में आता है। क्या आता है, बाहरी। अब आंतरिक ग्रह के अंदर कौन कौन से ग्रह आएंगे वो आप मुझे कमेंट में बताओगे। बृहस्पति शनि अरुण वरुण है, ठीक है। तो ये बाहरी ग्रह हो गए। और उसके बाद में अगर आपको पूछ लिया जाए दूसरा सबसे बड़ा ग्रह वो शनि होगा, और सबसे बड़ा ग्रह सौरमंडल का है वो आ जाएगा बृहस्पति हो जाएगा। उसके बाद में इसके उपग्रह की बात है वो आगे चर्चा करेंगे। वो एक अगर और क्वेश्चन है उसकी चर्चा करेंगे। शनि की अगर बात कर लेते हैं, शनि है वो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। उसके बाद में शनि की कुछ एक विशेषता और है, उनकी भी आगे मैं आपको चर्चा करके बताऊंगा। लेकिन शनि का जो उपग्रह है वो क्या है, टाइटन है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है वो कौन सा है, टाइटन है इसका उपग्रह। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। और सबसे बड़ा आपको पूछ लिया जाए तो बृहस्पति, सबसे छोटा पूछ लिया जाए तो बुध, और पृथ्वी के सबसे निकट दूसरा सबसे बड़ा है वो क्या है आपका हो जाएगा
शनि। और तीसरा सबसे बड़ा ग्रह अगर आपको पूछ लिया जाए तो आपका क्या होगा, अरुण हो जाएगा। ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? क्या पूछा है, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ना आपका, वो हो जाएगा डी, यानी गैनीमेड। अभी ऊपर आओ, मैं आपको यहाँ सब कुछ बताता हूँ इसका, कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो उसका नाम है गैनीमेड। क्या नाम है? गैनीमेड। ये आपको ध्यान में रखना है। गैनीमेड है सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह। गैनीमेड किस ग्रह का उपग्रह है, तो यह है बृहस्पति का। किसका है? बृहस्पति का सबसे बड़ा जो ग्रह है ये गैनीमेड है। और सभी ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह भी है, वो उपग्रह है वो भी गैनीमेड है। ये आपको ध्यान रखना है। बृहस्पति मैंने आपको कहा था सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, और बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है, और सौरमंडल का भी सबसे बड़ा है वो गैनीमेड ही है। ये आपको दोनों चीज़ें साथ में याद रखनी है। उसके बाद में और बात करते हैं अलग उपग्रहों की। अगर बात करूं फोबोस और डिमोस, ये दो उपग्रह हैं। ये किसके हैं? ये है आपके मंगल ग्रह के। मंगल ग्रह के दो ग्रह, एक का नाम है फोबोस, एक का नाम है डिमोस। गैनीमेड है जो किसका है? बृहस्पति का है। उसके बाद में बात कर लेते हैं टाइटन की। तो शनि ग्रह का जो उपग्रह है वो क्या है? टाइटन है। ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है। क्या पूछेगी? और उसके बाद में अगर टाइटन की एक और बात है, ये सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। क्या है? दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। ये भी ध्यान में रखना है। और सबसे बड़ा कौन सा है? तो गैनीमेड है। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है। अभी इनके अंदर दो दो चीज़ें होगी। गैनीमेड है वो बृहस्पति का है, और बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, और उपग्रह भी इसका बड़ा होगा। दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह ग्रह कौन सा था? शनि था। और शनि का जो उपग्रह टाइटन है, ये भी दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। और फोबोस और डिमोस पूछ लिया जाए तो किसका है? तो ये दोनों आपके क्या है? मंगल ग्रह के उपग्रह हैं। ठीक है, तो ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। निम्न में से कौन सा ग्रह सभी ग्रहों के विपरीत दिशा में कार्य चक्कर लगाता है? तो इस क्वेश्चन का जो अपना राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अपना शुक्र। अभी इसके साथ में एक और देखो आप, इनके साथ में मैं आपको दो क्वेश्चन और बताता हूँ। शुक्र है ये हमेशा पृथ्वी के विपरीत दिशा में कार्य चक्कर लगाता है। यानी पृथ्वी कैसे चक्कर लगाती है? पश्चिम से पूर्व लगाती है। पश्चिम से पूर्व चक्कर लगाती है पृथ्वी, लेकिन ये उसके विपरीत काम करता है। यह क्या करता है? पूर्व से पश्चिम की तरफ है वो चक्कर लगाता है। इसीलिए शुक्र को सांझ का तारा और भोर का तारा कहते हैं। यानी कि जब पृथ्वी है पश्चिम की तरफ पहुंचती है तब ये वहाँ से रवाना होता है, जब पृथ्वी पूर्व की तरफ होती है तो ये वहाँ से रवाना होता है। ठीक है, तो ये पूर्व से पश्चिम होगी, लेकिन ये पश्चिम से पूर्व। जैसे ये आएगी यहाँ से रवाना होगा, वहाँ आएगी। ये हमेशा इसके क्या करता है? विपरीत कार्य करता है। तो ये चीज़ आपको इस शुक्र की ध्यान रखना है। इसलिए मैंने आपको उस समय कहा था कि मैं आपको एक और क्वेश्चन बताऊँगा। क्या कहा था मैंने आपको? कि अलग क्वेश्चन है। तो अलग क्वेश्चन यही है, सांझ का तारा और भोर का तारा। इसीलिए कहते हैं इसको, क्योंकि ये हमेशा शाम के समय ये पश्चिम में होगा और सुबह के समय ये पूर्व की ओर होगा, विपरीत में। और ये पृथ्वी के क्या करता है? या अन्य ग्रहों के ये विपरीत दिशा में कार्य करता है शुक्र। तो शुक्र से रिलेटेड ये बता दिया। उसके बाद में अगर आपको और भी पूछ लिया जाए तो इसको पृथ्वी की भागिनी ग्रह या पृथ्वी की जुड़ा बहन है, वो भी मैंने आपको बता दिया। चमकीला ग्रह है, ठीक है, और सबसे ये निकटतम है या सबसे गर्म ग्रह भी इसको कहते हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रख लेना, सबसे गर्म ग्रह भी कहते हैं क्योंकि ये पृथ्वी के निकट है। ठीक है, तो ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरी करता है? क्या पूछा है? सबसे कम समय में परिक्रमा है वो कौन सा ग्रह करता है? अगर बात करते हैं, एक परिक्रमण होता है और एक परिभ्रमण होता है। परिभ्रमण का मतलब होता है कि वो अपने अक्ष पर है वो चक्कर लगाता है, वो होता है परिभ्रमण। और परिक्रमण होता है या परिक्रमा वो होता है कि सूर्य के चारों ओर जब चक्कर लगाता है। तो सूर्य की जो परिक्रमा है वो सबसे कम समय में है वो बुध है वो पूरी करता है।
बुध है वो कितने दिनों में पूरी कर लेता है, वो मैं आपको यहाँ पर अरे लिखवा देता हूँ, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। 1 मिनट आप ध्यान। बुध है जो सूर्य की जो परिक्रमा है ये आपके पूरी कर लेता है कितनी 88 दिन, 88 यानी 88 डेज के अंदर ये सूर्य की परिक्रमा कर लेते हैं। आपको पूछ लिया जाए कि सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरी कौन करता है, तो वो तो आपकी करेगा बुध। उसके बाद में अगर आपको पूछ लिया जाए कि सूर्य की जो परिक्रमा है सबसे अधिक समय में पूरी कौन करेगा, तो वो होगा आपका वरुण। ये लगभग 16 वर्ष या 16 वर्ष से भी अधिक है कहीं किताबों में। तो आप मान लो ये 164 वर्ष, कितनी 164 वर्ष के अंदर ये सूर्य की एक परिक्रमा या एक चक्कर पूरा लगाता है। तो सबसे अधिक समय में परिक्रमा है वो तो आपका कौन करेगा, वो तो आपका करेगा वरुण। और सबसे कम समय में आपका कौन करेगा, तो वो करेगा आपका बुध। ठीक है, ये आपको मैंने बताया। अभी आप कमेंट के अंदर ये बताना कि कौन सा ग्रह है जो अपने अक्ष पर या अपना जो परिभ्रमण है सबसे कम समय में पूरा करता है। ये आप कमेंट के अंदर पहला क्वेश्चन, अपने अक्ष पर कौन सा ग्रह है जो परिभ्रमण सबसे कम समय में पूरा करता है, और कौन सा ग्रह है जो सबसे अधिक समय में पूरा करता है, ये आप दोनों ही बताओगे। सबसे कम समय और सबसे अधिक समय में अपने अक्ष पर परिभ्रमण है वो कौन पूरा करता है, ये कमेंट में बताओगे। और परिक्रमा की बात करें तो सबसे कम समय 88 दिन और सबसे अधिक तो 164 वर्ष। ठीक है, ये दोनों आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रख लेना। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। निम्न में से किस ग्रह में आयरन ऑक्साइड की मात्रा रहती है। अभी यह किस ग्रह के संबंधित है उसे बात करते हैं, किस ग्रह के अंदर हुई है। अगर बात करें इस क्वेश्चन के जो राइट आंसर की, तो आपका वो राइट आंसर होगा सी मंगल, यानी कि मंगल ग्रह। मंगल ग्रह जिसे आप लाल ग्रह भी कह सकते हो। क्या कहोगे आप, इसको लाल ग्रह भी कहते हैं मंगल ग्रह को। अब मंगल ग्रह को लाल ग्रह क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो इसके अंदर है वो आयरन ऑक्साइड होता है। क्या होता है, आयरन है, ऑक्साइड की मात्रा होती है, इसी के कारण इसको लाल ग्रह भी कहते हैं। इसके दो उपग्रह मैंने आपको नाम बता दिए, एक फोबोस था और एक डिमोस था, ये मैंने आपको दोनों ही नाम बता दिए, तो ये ध्यान में रखना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपना है वो मंगल हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। पृथ्वी निम्न में से किन दो ग्रहों के बीच उपस्थित है। क्या पूछा है, पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच में उपस्थित है। तो पहले बात की थी कि सूर्य था सबसे पहले सन, और सूर्य के सबसे पास में ग्रह कौन सा था, बुध था। बुध के बाद में कौन था, तो बुध के बाद में आपका शुक्र था। शुक्र के बाद में क्या था, आपका पृथ्वी था। और पृथ्वी के बाद में क्या था, मंगल। यानी पृथ्वी किन दो के बीच में, शुक्र और मंगल। क्या है, शुक्र और मंगल ग्रह है, इनके बीच में क्या है, पृथ्वी है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। इसका आप ध्यान रखना, अगर आपको पूछ लिया जाए इनके पास में कौन है, तो शुक्र और मंगल है, इनके बीच में पृथ्वी आती है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, निम्न में से किस ग्रह पर रातें बर्फीली और दिन अति गर्म होते हैं। अभी देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर बात करें कि पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा था, बुध ही था। और आकार की दृष्टि में सबसे छोटा ग्रह कौन सा था, बुध था। आकार की दृष्टि में सबसे हल्का ग्रह है वो भी कौन सा है, तो हल्का ग्रह भी है वो बुध है। और सबसे छोटा ग्रह भी बुध है। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, बुध है। पृथ्वी के सबसे कम समय में सूर्य के कम समय में चक्कर कौन लगाता है, बुध लगाता है। सबसे अधिक काम किसके, बुध के। अभी देखो कि सूर्य के अगर सबसे पास में होगा, तो सूर्य का जिस दिन टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस के पास पहुंच जाएगा, तो सबसे अधिक गर्म है वो कहाँ पर होगा, सूर्य के पास में, बुध ग्रह पर ही होगा। सूर्य के अगर पास में माइनस में अगर तापमान चला जाता है, तो सबसे अधिक बर्फ या ठंड कहाँ पड़ेगी, बुध ग्रह पर पड़ेगी। इसीलिए इसको कहा गया है कि बुध ऐसा ग्रह है जिन पर रातें हैं वो बहुत ही ठंडी और दिन है वो बहुत ही गर्म होते हैं। तो इसीलिए इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, सबसे छोटा ग्रह, सबसे द्रव्यमान की दृष्टि में सबसे हल्का ग्रह भी ये भी होता है, और इसलिए इस पर सबसे अधिक तापमान होता है या सबसे कम माइनस में तापमान होता है। तो यहाँ पर क्या है, दिन गर्म और रात बर्फीली होती है। इसलिए आपका इसका राइट आंसर है आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी बुध ग्रह हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। अभी देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है।
किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? बात कर लेते हैं पृथ्वी की। पृथ्वी सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी शुक्र और मंगल के 2 ग्रहों के बीच में आती है। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर जल की उपस्थिति है, पृथ्वी के अंदर है, ठीक है। और पृथ्वी एकमात्र एक ऐसा ग्रह है जिस पर अपना जीवन टिका है। मनुष्य जीवन या जीव जंतु जितना भी जीवन है आज के समय में, वायु ब्रह्मांड पूरा है, वो पृथ्वी के ऊपर ही टिका हुआ है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो ये है, नीला ग्रह इसके कहते हैं क्योंकि इसके अंदर जल की उपस्थिति है। सौरमंडल का सबसे 5वां बड़ा उपग्रह है। पृथ्वी अपने अक्ष पर है, 23.5 डिग्री झुकी हुई होती है, ये भी आपको पता है। 23.5 डिग्री है, अपने अक्ष पर है, वो झुकी हुई होती है। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर है वो जीवन है। उसके बाद में अगर और बात कर लेते हैं पृथ्वी की। पृथ्वी है वो अपने जो अक्ष पर है, पश्चिम से पूर्व क्या होती है, पश्चिम से पूर्व वो चक्कर लगाती रहती है। और ये अपना जो एक चक्कर है वो जो है वो 23 घंटे और 56 मिनट और 46 सेकंड के अंदर पूरा करती है। और जिससे क्या होता है, दिन और रात होती है। जब ये सूर्य के चारों ओर जब अपना एक अपने अक्ष पर जब ये चक्कर लगाती है, अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाती है, कितने में, 23 घंटे, ये ध्यान रख लेना आपको, 56 मिनट और लगभग 46 सेकंड। इस पर जब ये अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाती है तो उसे क्या होते हैं, दिन और रात होते हैं। अगर आपको पूछ ले दिन और रात कैसे होते हैं, तो पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है तो दिन और रात होती है। पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, क्या होती है, पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो वो उसमें वर्ष होता है। और 365 दिन इनका जो वर्ष साल होता है वो उसे कहा जाता है। 23.5 डिग्री ये झुकी हुई होती है, ये ध्यान रख लेना आपको। और इसका जो आकार है वो पृथ्वी की, और पृथ्वी इसीलिए इसको शुक्र, जो आपको मैंने आपको पीछे पढ़ाया था कि शुक्र ने इसकी भागिनी या जुड़वा बहन भी कहा था। शुक्र को जुड़वा बहन भी कहा था। क्यों? क्योंकि इसकी आकार और शुक्र आकार लगभग समान है। क्या है? लगभग समान है, इसीलिए इसको जुड़वा बहन या इसकी भागिनी भी कहा गया है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो राइट आंसर आपका बी आ जाएगा। बाकी पृथ्वी के बारे में आप आराम से डिटेल से पढ़ना, पूरी बहुत ही अच्छा है। और इससे संबंधित बहुत कुछ क्वेश्चन आते हैं। मैं अभी आपको बताया तो पूरे क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन मैंने आपको कुछ बताए हैं जिससे आपका हेल्प हो जाएगा। बाकी आपको पृथ्वी का टॉपिक है, ज्योग्राफी में पढ़ना है, बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं। उसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की, नेपच्यून किस ग्रह को कहते हैं? अब जो ग्रह जैसे अपन बात करते हैं, बुध है, शुक्र है, मंगल है, शनि है, वरुण है, अरुण है, तो इनके इंग्लिश में भी अंग्रेजी में भी नाम होते हैं। तो इसीलिए इनको कहा नेपच्यून किस ग्रह का नाम है। अगर बात करें, नेपच्यून है वो वरुण ग्रह का नाम है। वरुण का नाम क्या है? नेपच्यून है। मंगल का अगर बात करें तो मंगल ग्रह का जो इंग्लिश में नाम है वो है मार्स। क्या है? मार्स है वो मंगल ग्रह का नाम है। उसके बाद में अगर बुध की बात करें तो बुध को क्या कहते हैं? मरकरी कहते हैं। क्या कहते हैं? मर्क्यूरी, ठीक है, मर्क्यूरी है बुध ग्रह को कह रहे हैं। अरुण का अगर बात करें तो इसको कहता है यूरेनस। क्या कहते हैं? यूरेनस इनको कहते हैं। नेपच्यून किसको कहते हैं? तो वरुण को वह नेपच्यून कहते हैं। तो ये अगर आपको, और उसके बाद में एक आप बुध का भी याद रख लेना, बुध को कहते हैं जुपिटर। क्या कहते हैं? जुपिटर है वो बुध ग्रह को कहते हैं। तो ये ध्यान रखना। मंगल का नाम मार्स, बुध का नाम मर्क्यूरी, अरुण का नाम यूरेनस, वरुण का नाम नेपच्यून और बुध का नाम जुपिटर। ये आपको इंग्लिश में भी थोड़े नाम आ जाते हैं। अगर आप कहीं आ गया कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, और अगर वहाँ मर्क्यूरी नाम आ जाता है तो फिर आप कहते हो मर्क्यूरी किसका है, तो वो आपको ध्यान रखना है। इंग्लिश में भी इन ग्रहों का नाम आपको याद में रखना है। उसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की, निम्न में से पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? क्या पूछा है? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, चंद्रमा। क्या होता है? चंद्रमा एक ऐसा एकमात्र उपग्रह है। चंद्रमा है वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। चंद्रमा क्या करता है? पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। और पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो इसीलिए चंद्रमा जब क्या होता है, मैंने आपको कहा था सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो सूर्य ग्रहण हो जाता है। और जब ये दूर पृथ्वी जब इन सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तब चंद्र ग्रहण हो जाता है। तो चंद्रमा उपग्रह है, ये आपको ध्यान में रखना है। चंद्रमा क्या है? उपग्रह है। और यह पृथ्वी के चारों ओर
चक्कर लगाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? किस दिन निकट होती है? अभी अगर बात कर लेते हैं, दो मैं आपको वर्ड लिखाता हूँ। एक तो होता है आपका उपसौर, एक होता है आपका अपसौर। ये दोनों ध्यान रखना, उपसौर अपसौर। जब 3 जनवरी, क्या है, 3 जनवरी को सूर्य पृथ्वी के हमेशा सबसे निकट होता है और उसे क्या कहते हैं? उपसौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपसौर कहा जाता है। 4 जुलाई को सूर्य पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है, उसे क्या कहा जाता है? अपसौर कहा जाता है। महीने में अगर देखें तो जनवरी सबसे पहले आता है, तो सूर्य उस समय है वो पृथ्वी के निकट होगा, और जुलाई बाद में आती है, तो इसका मतलब है कि पृथ्वी सूर्य से दूर होगी। अब जब दूर है तो अपसौर कहेंगे और जब नज़दीक है तो उपसौर कहेंगे। ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी जब आगे इसकी चर्चा करेंगे, अक्षांश देशांतर जब बात करेंगे पृथ्वी के बारे में टॉपिक, तो मैं आपको बताऊंगा सबसे बड़ा दिन कौन सा होगा, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, उनके बारे में चर्चा करेंगे। किस दिन है वो सूर्य जो दिन है वो दिन रात बराबर होते हैं, तो सभी आगे चर्चा होती रहेगी। एक बार आप इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो 3 जनवरी, और इस समय इसको क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। और दूर की अगर बात कर ले तो 4 जुलाई का होगा, और इसको आप क्या कहोगे? अपसौर कहोगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। निम्न में से किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अभी देखो इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ना, सॉरी थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। तो क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह है, तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा शनि। यानी कि सब शनि के है वो सबसे अधिक है उपग्रह है। इसका राइट आंसर आपका वो क्या हो जाएगा? डी होगा। उसके बाद में बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है। उसके बाद में अगर बात कर लेते हैं, मंगल के 2 उपग्रह मैंने आपको बताया, बृहस्पति का भी एक ग्रह मैंने आपको बताया, गनीमेड सबसे बड़ा ग्रह है, और शनि का जो टाइटेनिक है वो दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। और सबसे अधिक उपग्रह की बात कर ले तो वो शनि के है। कमेंट के अंदर आप बताओगे कि शनि के और कुल कितने ग्रह हैं, कितने उपग्रह हैं, कितने उपग्रह है, ये आप कमेंट के अंदर मुझे बताओगे। आज का तीसरा सवाल है। चलो तो दोस्तों ये थे टोटल आज के 20 क्वेश्चन। उम्मीद करूंगा आपको ये क्वेश्चन है थोड़े समझ में आए होंगे। मैंने आपको जो भी इससे संबंधित एक्स्ट्रा जो भी बनाया है वो भी मैंने आपको साथ साथ में कुछ बताया है। अगर आपको ऐसा कुछ कोई त्रुटि लगे तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं, सुधार करेंगे। और आज की क्लास का आपको जो ये PDF है, ये द मैजिक क्लास ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर में, और वहाँ पर आपको मिल जाएगा। कोई ऐप के अंदर आपका चार्ज नहीं लगेगा। लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। क्लास अगर अच्छी लगी तो क्लास को शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों को, और उम्मीद करूँगा आपके लिए ये क्वेश्चन है हेल्पफुल साबित होंगे। और ग्रह और उपग्रह या सौरमंडल के बारे में बात करें तो लगभग मैंने आपको पूरा पढ़ा है। फिर भी आप अपनी किताब में एक बार ज़रूर पढ़ें और फिर इन क्वेश्चनों को करें, ताकि आपके लिए अच्छा होगा। चलो दोस्तों, आगे की फिर नई क्लास में मिलेंगे। तब तक आप सभी को जय हिंद, जय भारत।